तो लॉर्ड कॉर्नवालिस बच्चे 1786 से 1793 तक लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल के रूप में आया। इसने मैकफर्शन को रिप्लेस किया था। मैकफर्शन वह कार्यवाहक गवर्नर जनरल था। मैकफर्शन के स्थान पर लॉर्ड कॉर्नवालिस आया। लॉर्ड कॉर्नवालिस का, जैसा कि आप जानते हैं, कॉर्नवालिस कोड ऑफ लॉ के द्वारा, कॉर्नवालिस कोड संहिता के द्वारा इंडिया में तमाम सुधार किया था इसने। तो आइए देखते हैं कॉर्नवालिस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में भी गया था। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम 1773 से स्टार्ट हुआ था। 1783 तक अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस चला था। उस वार ऑफ इंडिपेंडेंस को दबाने के लिए इसको अमेरिका भी भेजा गया था। तो अमेरिका में सफलता तो नहीं मिला था, लेकिन इंडिया में इसको भेजा गया। इंडिया में इसने एक पॉलिसी अडॉप्ट किया, नॉन इंटरफियरेंस पॉलिसी, अहस्तक्षेप की नीति, अर्थात भारतीय रियासतों के साथ वह इंटरफेयर नहीं करेगा। तो चलिए, लेकिन फिर भी इसको एक लड़ाई लड़ना पड़ा था, यानी सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। तो बच्चों, यहां आप देखें, सत्ता में आने के बाद कॉर्नवालिस कोड लॉ, कॉर्नवालिस कोड ऑफ लॉ, कॉर्नवालिस कोड, या इसको कॉर्नवालिस न्याय संहिता भी कहते हैं, कॉर्नवालिस कोड ऑफ लॉ भी कहते हैं, कॉर्नवालिस कोड ऑफ लॉ। इसके द्वारा इंडिया में कॉर्नवालिस ने अनेक सुधार किए थे, जिसमें अगर आप देखें तो रेवेन्यू सुधार था, रेवेन्यू रिफॉर्म्स, यानी राजस्व में सुधार किया था, राजस्व व्यवस्था में सुधार किया था। इसके अलावा जुडिशियल रिफॉर्म्स किया था इसने, जुडिशियल रिफॉर्म्स यानी न्याय व्यवस्था या न्यायिक व्यवस्था में सुधार। एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार किया था, एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, प्रशासनिक सुधार। तो इस तरह से लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में ये प्रमुख सुधार थे बच्चों। अब देखिए, रेवेन्यू सुधार में हम आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा भारत में प्रारंभ किए गए जमींदारी सिस्टम के बारे में बताएंगे। भू राजस्व कर के लिए परमानेंट सोल्यूशन लाया था। इंडिया में आप जानते हैं कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं था, जमींदारी प्रथा यही लाया है। आपको पता होगा लॉर्ड क्लाइव ने द्वैध शासन प्रणाली चलाया था, जिसको वारेन हेस्टिंग ने 1772 में हटा दिया। वारेन हेस्टिंग के द्वैध के अगेंस्ट में, वारेन हेस्टिंग ने द्वैध के अगेंस्ट में बिडिंग सिस्टम लाया। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था, इसने जमींदारी प्रथा को लाया। तो ये हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसका आपको न्यायिक सुधार बताते हैं, क्या क्या इसने सुधार किया था इंडिया में। तो आइए देखते हैं जुडिशियल रिफॉर्म्स में। न्याय व्यवस्था में क्या रिफॉर्म्स लाया। अब देखिए, सिविल में, यानी नागरिक सेवा में, सबसे छोटी अदालत अगर आप देखें, मुंसफ की होती थी। मुंसफ या मुंसिफ भी कहते हैं, मुंसफ मजिस्ट्रेट, यह इंडियन जज होता था बच्चों, यह इंडियन जज था, और यह 50 रुपए तक के मामले की सुनवाई कर सकता था। यह इंडियन जज होता था। इसके ऊपर अगर आप देखें, इसके ऊपर मुंसफ के ऊपर रजिस्ट्रार होता था। रजिस्ट्रार,
यह 200 तक के मामले सुन सकता था। रजिस्ट्रार जो होता था यह ब्रिटिश होता था, ब्रिटिश जज होता था। लेकिन आपको बताएं कि यहां केवल इंडियन पर ही मुकदमा चलता था, यहां पर कोई यूरोपियन का मुकदमा नहीं चल सकता था। इसके ऊपर अगर आप देखें तो जिला अदालतें थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला अदालत, या इसको दीवानी अदालत भी कहते हैं, दीवानी अदालत कहा जाता है। यहां पर भी ब्रिटिश जज होता था, ब्रिटिश जज। लेकिन आपको बताएं कि इसको सेशन जज के नाम से जानते थे, सेशन जज के रूप में इसको जाना जाता था। यहां पर भी केवल अंग्रेज या इंडियन का मुकदमा सुनवाई होता था। इसके ऊपर बच्चों, इसके ऊपर अगर आप देखें प्रोविंशियल कोर्ट होती थी, प्रोविंशियल, प्रोविंशियल कोर्ट यानी प्रांतीय अदालतें, प्रांतीय दीवानी अदालतें। ये प्रांतीय दीवानी अदालतें, ये जिला दीवानी अदालतें थी। प्रोविंशियल कोर्ट यानी प्रांतीय दीवानी अदालतें, ये कह सकते हैं आप इसको, इसको जिला दीवानी अदालतें, जिला दीवानी अदालतें। तो इस तरह से इसको जिला कहते हैं, इसको प्रांतीय दीवानी अदालत। और यहां भी ब्रिटिश जज होता था, ब्रिटिश जज होता था। एक बात ध्यान रखिएगा, बंगाल में, बंगाल को 4 प्रांतों में डिवाइड किया गया था। 4 प्रांत कौन थे बच्चे? ढाका, मुर्शिदाबाद, पटना, पटना और कलकत्ता। तीन चारों जगह प्रांतीय अदालतें थीं। वैसे तो आप जानते हैं पूरे बंगाल में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कुल 25 जिले बनाए गए थे। 25 जिले से इसने कम करके 23 जिला किया था। तो 23 जिला में दीवानी दीवानी जिला अदालतें होती थी। 23 जिले में बंगाल को डिवाइड किया गया था, जबकि बंगाल, बिहार, उड़ीसा को 4 प्रांतों में डिवाइड किया था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा को 4 प्रांतों में डिवाइड किया था। इन 4 प्रांतों में कुछ कुल मिला के 25 जिले थे। 25 में से कॉर्नवालिस ने घटाकर 23 जिला बना दिया था। तो 23 जिलों में दीवानी अदालतें, जिला दीवानी अदालतें होती थी। तो यहां तक अभी ब्रिटिश जज होता था, लेकिन सुनवाई अंग्रेजों का नहीं होता था इसमें। यहां हिंदू मुसलमानों का या इंडियन की सुनवाई होती थी। बच्चे इसके ऊपर जो थी सदर दीवानी अदालत, सदर दीवानी अदालत होती थी। सदर दीवानी अदालत, यहां पर अंग्रेजों की सुनवाई हो सकती थी, यूरोपियन पर मुकदमा यहीं चल सकता था। ब्रिटिश जज यहां होता था। लेकिन आपको बताएं कि इस ब्रिटिश ब्रिटिश जज को सलाह देने के लिए मुख्य काजी और मुख्य मुफ्ती होता था। मुख्य काजी, मुख्य मुफ्ती होते थे। इनके अलावा ये मुख्य काजी, मुख्य मुफ्ती जो थे, ब्रिटिश जज को हिंदू और मुस्लिम लॉ को एक्सप्लेन करके बताते थे। हिंदुओं पर हिंदू लॉ चलता था, मुसलमानों पर मुस्लिम लॉ चलता था। तो यहां पर दो काजी, दो काजी नहीं बल्कि एक काजी होता था, मुफ्ती होता था, बाकी यहां पर 2 पंडित भी होते थे। पंडित जो थे वह हिंदू न्याय के हिसाब से एक्सप्लेन करके आगे का निर्णय दिलाते थे, और जबकि मुफ्ती जो होता था वह मुस्लिम कानून की व्याख्या करके पनिशमेंट दिलाता था। तो इस तरह से सदर दीवानी अदालत। अच्छा, इसके ऊपर अगर उस मैटर का या उस केस का कीमत 5,000 रुपए तक का है, तब उसको किंग इन काउंसिल सुनवाई होता था। इसके ऊपर किंग इन काउंसिल, किंग इन काउंसिल
इसका मतलब ये हो गया, किंग इन काउंसिल का मतलब ये हो गया कि इंग्लैंड का किंग अपनी परिषद के साथ इसकी सुनवाई करता था, यदि उस केस की कीमत 5,000 रुपए तक होता था तो बच्चे यह तो देखिए कितना बड़ा सिस्टम था। मुंसफ के पास जाओ, फिर रजिस्ट्रार के पास जाओ, फिर जिला अदालत में जाओ, फिर प्रांतीय अदालत में जाओ, इसके ऊपर सुनवाई सदर दीवानी अदालत में, और इसके बाद किंग इन काउंसिल। गरीब आदमी तो इसी मुकदमे में ही मर जाता था, मुकदमा तो अमीरों का था। यह सिस्टम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था बच्चों, और आज भी अधिकतर यही सिस्टम चल रहा है। जो सिस्टम कॉर्नवालिस ने बनाया उसी पैटर्न पर आज भी देखें सारा वैसे का वैसा सिस्टम है। बट आज थोड़ा बहुत चेंजेज है, जैसे हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो उस समय कलकत्ता में था। सुप्रीम कोर्ट में अधिकतर वे मामले आते थे जो बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास के बीच विवादित होता था। हाई कोर्ट था नहीं। सदर दीवानी अदालत, इसकी स्थापना किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने किया था। तो गरीबों के लिए मुकदमा नहीं था, गरीब लोग इतना कहां से लड़ सकता था। गरीबों का नहीं बल्कि अमीरों का मुकदमा था ये। अच्छा बच्चे, ये तो हमने आपको सिविल केसेस बताए। अब देखिए इसके अलावा अगर आप देखें तो निजामत यानी क्रिमिनल फौजदारी मामले देखें। अब आप, ये तो सिविल था, दीवानी मामले। अब फौजदारी मामलों में देखिए कहां से कहां तक जाते थे। आइए इसके बाद फौजदारी मामले, तहसील तालुका सबसे लोअर इकाई थी फौजदारी मामले के लिए। फौजदारी मामले के लिए बच्चों सबसे छोटी अदालत तहसील, या इसको तालुका भी कहते थे। तहसील या तालुका, इसका जो होता था दरोगा होता था इंचार्ज। बच्चे इस लेवल पर दरोगा की अदालत होती थी। दरोगा वही दरोगा जो आज आप कह सकते हैं इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, इनकी अदालतें थी। इस लेवल पर दरोगा, दरोगा की अदालत होती थी, दरोगा उसकी सुनवाई करता था। इसके ऊपर अगर आप चलें तो फिर वही प्रोसेस था। इसके ऊपर बच्चे दीवानी, जिला दीवानी अदालत होती थी। जिला फौजदारी अदालत, दीवानी नहीं, जिला फौजदारी अदालत। डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट कह सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट होता था जिस पर ब्रिटिश जज होता था। इसको भी सेशन जज कहते थे। ब्रिटिश जज यानी सेशन जज होता था। ब्रिटिश सेशन जज होता था। तहसील तालुका, तहसील तालुका में बच्चे हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया यहां पर। तहसील तालुका में यहां का जो होता था वह भी इंडियन जज होता था इस पर, इंडियन जज। और इसको कहते थे, जानते हैं, आमिल, आमिल कहते थे। इसके ऊपर दरोगा की अदालत होती थी। थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इसके ऊपर दारोगा, दारोगा इसकी अदालत होती थी। दारोगा की अदालत होती थी जो रजिस्ट्रार के लेवल का काम करता था। अच्छा, इसके ऊपर यहां सुनवाई होती थी जिला फौजदारी में, और यहां पर ब्रिटिश जज होता था। इसके ऊपर बच्चे 4 सर्किट कोर्ट थी। सर्किट कोर्ट यानी चलती फिरती अदालतें। ये 4 थी, चलती फिरती अदालतें 4 थी। कलकत्ता में, ढाका में, कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना में। तो ये 4 चलती फिरती अदालतें थी। ये सर्किट कोर्ट प्रांतीय अदालतों की तरह काम करती थी। जैसे प्रांत 4 थे,
प्रांतों में चल चल के याद करते थे न्याय। ये लोग चल चल के न्याय करते थे। इनको चलती फिरती अदालतें कहते हैं। यानी फौजदारी मामले के लिए 4 प्रांतों में चलती फिरती अदालतें थी। अपने प्रांत में घूम घूम कर चल चल कर न्याय किया करती थी। इसके ऊपर बच्चे सदर निजामत अदालत होती थी। सदर निजामत अदालत, ये कलकत्ता में था। जैसे सदर दीवानी अदालत कलकत्ता में, ऐसे सदर निजामत अदालत कलकत्ता में। सदर निजामत अदालत यह बच्चों कलकत्ता में था। सदर निजामत अदालत यह कलकत्ता में था। और यहां पर भी ब्रिटिश जज होता था और उसको असिस्ट करते थे काजी और मुफ्ती। इसके ऊपर इसका निर्णय भी किंग इन काउंसिल में अप्लाई किया जा सकता था। किंग इन काउंसिल, अगर 5000 से ज्यादा का मैटर होता तो किंग इन काउंसिल। तो सबसे टॉप पर तहसील तालुका, उसके बाद दरोगा की अदालत होती थी। दरोगा की अदालत जिसको थाना भी कह सकते हैं। फिर जिला फौजदारी अदालत थी। फिर सर्किट कोर्ट था। प्रांतों की जगह सर्किट कोर्ट था। इसमें चल चल कर ये निर्णय करती थी। उसके ऊपर सदर निजामत अदालत थी। फिर किंग इन काउंसिल ये निर्णय करता था। तो इस तरह से फौजदारी अदालत बेहद इंपॉर्टेंट था बच्चों। अब अगर आप देखें इसके ऊपर एक बात और बता देते हैं। जुडिशियल में एक कलेक्टर अपॉइंट किया जाता था। पहले कलेक्टर जिला लेवल का होता था। कलेक्टर रेवेन्यू का मामला भी देखता था और इसके अलावा बच्चे फौजदारी मामला भी देखता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, कलेक्टर को कहा कि आप केवल क्रिमिनल मामले देखो, सॉरी, कलेक्टर को कहा कि आप केवल रेवेन्यू का मामला देखो। तो कलेक्टर को लगान कलेक्ट करने का अधिकार था। कलेक्टर्स जिले में होते थे। इनको रेवेन्यू मामला दे दिया था। राजस्व मामला इनके अंडर में कह दिया कि आप इसको कलेक्शन करो। और जहां कलेक्टर नहीं कर पाता था तो वहां पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसको देखती थी। तो इस तरह से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कलेक्टर को कहा कि आप फौजदारी मामले देखना बंद कर दो, आप केवल रेवेन्यू मामला देखो। इसके पास केवल रेवेन्यू मामला रह गया था। तो इस तरह कॉर्नवालिस ने काफी सुधार किया था न्यायिक व्यवस्था में। दूसरा, इसने प्रशासनिक व्यवस्था में भी खूब सुधार किया था बच्चों। यह पहला ऐसा गवर्नर जनरल था जिसने भारत में उच्च पोस्ट के लिए सिफारिश किया कि इंग्लैंड में एक परीक्षा कंडक्ट किया जाए। जो उस परीक्षा में क्वालिफाई करे उसको इंडिया भेजा जाए और फिर उसको इंडिया में ट्रेनिंग दिया जाए, जिससे कि वह कॉर्पोरेटेड पोस्ट पर काम कर पाएगा। अर्थात इसकी सिफारिश पर, कॉर्नवालिस की सिफारिश पर इंग्लैंड में अभी नहीं, बाद में आईसीएस परीक्षा स्टार्ट हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के लिए आईसीएस परीक्षा की स्टार्टिंग लंदन में कराया गया, लेकिन किसकी सिफारिश पर, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की सिफारिश पर। चूंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि अगर ब्रिटिश कंपनी का इंग्लैंड से कोई रिश्तेदार इंडिया में उच्च पोस्ट पर, कलेक्टर जैसे पोस्ट पर अपॉइंट होकर आता है, उसको कुछ पता नहीं होता है, क्योंकि वह कंपनी के आदमी के द्वारा सिफारिश करके इंडिया भेजा जाता है। उसको इंडिया के बारे में कुछ पता ही नहीं होता था, इसलिए वह इंडिया में सक्सेस नहीं हो पाता था। इसलिए कॉर्नवालिस ने कहा कि एक ऐसा एग्जाम लो जिसमें जो क्वालिफाई करे फिर उसको इंडिया भेजो और यहां पर फिर ट्रेनिंग दिया जाए, देन उसके बाद उसको अपॉइंट किया जाए। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की सिफारिश पर 1853 में, अभी नहीं 1853 में आईसीएस परीक्षा लंदन में स्टार्ट हुआ था। आईसीएस परीक्षा 1853 में लंदन में स्टार्ट हुआ था। तो इस तरह से बच्चों लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में प्रशासनिक सुधार किया गया। इसके लिए इसने यही कहा कि उच्च पोस्ट के लिए इंग्लैंड में एक परीक्षा कराओ, जो उस परीक्षा में क्वालिफाई करे उसको इंडिया भेजो। सो कॉर्पोरेटेड पोस्ट के लिए सिविल सेवा परीक्षा कॉर्नवालिस ने सिफारिश किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस रिकमेंडेड फॉर आईसीएस in England
भला ये परीक्षा 1853 में स्टार्ट हुआ था? अभी नहीं। कॉर्नवालिस ने भारत के लिए आईसीएस परीक्षा लंदन में करवाने की सिफारिश किया। तो इसकी सिफारिश के बाद बच्चों लंदन में आईसीएस परीक्षा स्टार्ट हुई थी, लेकिन यह परीक्षा इस समय स्टार्ट हुई, अभी नहीं। इसका रिजल्ट बाद में देखने को मिला, तत्काल इसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो इस तरह से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यह काम किया। एक बात और बताते हैं आपको, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कोर्ट फी खत्म कर दिया, कहा कोर्ट में फीस ना लो। तो कोर्ट फी जैसे आज लेते हैं, इसने कोर्ट फी समाप्त कर दिया। दूसरा, इसने वकीलों से कहा, एडवोकेट से कहा कि आप अपनी फी को प्रिस्क्राइब्ड करो कि आप कितना फी लोगे एक मुकदमे का। और तीसरा, जैसे कोई हाथ, कान, नाक, पैर के दंड दिए जाते थे, लिम्ब पनिशमेंट दिया जाता था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लिम्ब पनिशमेंट को समाप्त करवा दिया कि भाई किसी भी दंड में किसी का हाथ, पैर, आंख, नाक, कान न काटे जाएं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यह भी सुधार किया था बच्चों, क्या कोर्ट फी खत्म कर दिया, वकीलों को कहा कि अपने फी प्रेस्क्राइब्ड करें। और तीसरा, लिम्ब पनिशमेंट को बैन कर दिया, अंग विच्छेदन पनिशमेंट को खत्म करवा दिया था। तो यह भी इसने सुधार किया था। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंडिया में पुलिस व्यवस्था में भी सुधार किया था। पहले पुलिस ठेकेदारों के अंडर में होती थी, जो जमीन के ठेकेदार होते थे बच्चे, उनके अंडर में होती थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पुलिस डिपार्टमेंट को सेपरेट कर दिया कि पुलिस डिपार्टमेंट होगा और पुलिस डिपार्टमेंट थाना बनाएगा, थाने के अंडर में, पुलिस स्टेशन के अंडर में पूरे जिले के पुलिस स्टेशन होंगे, और फिर उस थाने के अंडर में जो दारोगा होगा वो पूरा प्रशासन देखेगा। तो पुलिस रिफॉर्म्स भी ही लाया था पहली बार। तो ये दो तीन बातें हम आपको लिखकर बता देते हैं। एबोलिश्ड कोर्ट फी, कॉर्नवालिस एबोलिश्ड कोर्ट फी, अदालतों की फी समाप्त कर दिया। दूसरा, एक बात और यहां पर है, कहा एडवोकेट्स prescribed prescribe their fee, अपनी फीस को वकील प्रिस्क्राइब करें, लिखित बताएं कि एक मुकदमे में कितना फी लेंगे। और तीसरा, लिम्ब पनिशमेंट एबोलिश्ड। अंग विच्छेदन सजा को समाप्त कर दिया। तो यह एक और पॉइंट था बच्चों। तीसरा एक पॉइंट हमने और आपको बताया था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा तमाम सुधार किए गए थे। अनेक सुधारों में सबसे प्रमुख सुधार में अगर आप देखें तो पुलिस व्यवस्था का सुधार इसने किया था, जो आपको बताएं। कॉर्नवालिस पुलिस व्यवस्था पहली बार इंडिया में लाया है, पुलिस रिफॉर्म्स, पुलिस व्यवस्था को प्रारंभ किया था। पहले ये पुलिस जो थे यह कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदारों के अंडर में होते थे, लेकिन इनको ठेकेदारों के अंडर से लेकर
या जमींदारों के अंडर से लेकर इनको अपनी अपनी इंडिपेंडेंट व्यवस्था कर दिया। पुलिस अब केवल ब्रिटिश कंपनी के अंडर में काम करेगी। तो पहला ऐसा गवर्नर जनरल था जिसने पुलिस व्यवस्था इंडिया में लाया, पुलिस रिफॉर्म्स लाया था। इससे पहले इंडिया में पुलिस व्यवस्था था भी नहीं। पुलिस जमींदारों के लिए काम करते थे, ठेकेदारों के अंडर में होते थे, ठेकेदार अपनी पुलिस रखते थे, बाकी कंपनी के पास सेना थी, पुलिस नहीं होती थी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये सुधार किए थे। तो बच्चे आपको हमने ये तमाम बातें बताई हैं। अब आपको लिए चलते हैं कॉर्नवालिस के द्वारा सबसे उत्तम व्यवस्था जो लाया गया है वह परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड टैक्स रेवेन्यू था, जो आपको देखना चाहिए, और यह व्यवस्था सबसे इंपॉर्टेंट है। 1793 की बात है। जमींदारी प्रथा, जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड टैक्स रेवेन्यू। तो बच्चों, भू राजस्व कर की जमींदारी प्रथा, या इसको एक नाम और दिया गया है, परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड टैक्स रेवेन्यू। यानी भू राजस्व कर की स्थायी बंदोबस्त, भू राजस्व कर का स्थायी बंदोबस्त, या फिर इसको कहा जाता है इस्तमरारी बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा गया है, यह भी कहा गया है। बच्चों, इसको एक नाम और देते हैं, सनसेट पॉलिसी, यानी सूर्य छिपने की नीति, सूर्य छिपने की नीति भी कहा गया है। तो यह पॉलिसी भी कहलाता है जमींदारी प्रथा, परमानेंट सेटलमेंट, सनसेट पॉलिसी। ये तीन नाम से जाना जाता है। जमींदारी प्रथा इसलिए कहा गया क्योंकि इस प्रथा के लिए जमीन का मालिक जमींदार को बना दिया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सोचा कि कौन जाएगा किसान से भीख की तरह लगान मांगेगा, ऐसा करो कि जमींदार को जमीन का मालिक बना दो, किसान को टिनेंट बना दो, अर्थात जमींदारी प्रथा को वंशानुगत बना दिया गया। जमींदार के डेथ के बाद उसका बेटा उसका उत्तराधिकारी बनता था। तो यानी जमींदार को जमीन का मालिक बना दिया, किसान टिनेंट्स बना दिया गया। टिनेंट्स का मतलब होता है कि अगर जमींदार के क्षेत्र पे खेती करोगे तो उसको जमींदार को रेंट देना पड़ेगा। अब जमींदार कितना रेंट देगा लेगा ये फिक्स नहीं था, तो जमीन का मालिक जमींदार बन गया, किसान मजदूर बन गया या टिनेंट बन गया। तो बच्चों, इस तरह से इसको जमींदारी प्रथा कहा गया है, और इसको परमानेंट सेटलमेंट भी कहा गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि एक बार लगान फिक्स होने के बाद यह लगान चेंज नहीं होता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भू राजस्व कर को फिक्स्ड कर दिया था, और किस आधार पर फिक्स किया? तो 1791 में 1791 में जितना उत्पादन उस जमींदारी उस क्षेत्र में हुआ था उसी को बेस माना गया, उसी पर टैक्स फिक्स कर दिया गया था। 1011 ब्रिटिश कंपनी लेती थी, 1011 ब्रिटिश कंपनी लेती थी, 111 जमींदार लेता था। आई थिंक समझ रहे होंगे आप। 1011 ब्रिटिश कंपनी, 111 जमींदार का शेयर होता था। अब जमींदार किसानों को मार मार करके अधिक से अधिक कलेक्शन करता था। तो इसमें परमानेंट इसीलिए कहा गया कि एक बार लगान फिक्स होने के बाद कंपनी जमींदार से वही फिक्स्ड अमाउंट लेती थी, चाहे प्रोडक्शन हो ना हो, कम हो ज्यादा हो, नष्ट हो जाए, कोई मतलब नहीं था। इसको सनसेट पॉलिसी कहा गया है, सूर्य छिपने की नीति,
इसका मतलब यह होता है कि जब तक जमींदार लगान उस डेट के लास्ट डेट के सूर्य छिपने के पहले तक अगर दे देता है तो वह मालिक बना रहेगा, और यदि जमींदार सूर्य छिपने के पहले से जमन टैक्स नहीं जमा करेगा तो उसकी जमींदारी छिन जाएगी बच्चों। अर्थात उस लास्ट डेट के सूर्य छिपने के पहले तक लगान जमा कर दे। तो बच्चे यह सिस्टम बंगाल बिहार उड़ीसा में, यह सिस्टम बंगाल बिहार उड़ीसा में, कर्नाटक में कुर्ग में लागू किया गया था। यह सिस्टम बेसिकली था बंगाल बिहार उड़ीसा कुर्ग कर्नाटका, तो इस क्षेत्र में यह सिस्टम लागू किया गया था और इस सिस्टम को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था। यह सिस्टम लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इस सिस्टम में यही था जो आपको बताएं, जमींदार जमींदार वर मेड द मास्टर ऑफ द लैंड, जमींदार को जमीन का मालिक बना दिया, जमींदार को जमीन का मालिक बना दिया। ठीक है। दूसरा, पीजेंट्स यानी किसान जो थे बच्चों, पीजेंट्स किसान, ये टेनेंट्स बन गए। टेनेंट्स का मतलब तो आप जानते हैं, किराएदार, जमीन पर किराएदार। तो इस तरह से जमीन का मालिक जमींदार, किसान टेनेंट्स बन गए। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फिक्स्ड द लैंड टैक्स रेवेन्यू, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगान निर्धारित कर दिया। कंपनी ने जमींदार के साथ लगान फिक्स्ड कर दिया था। यदि जमींदार फिक्स्ड लगान देता रहेगा तो वह मालिक बना रहेगा, और यदि वह नहीं दे पाएगा उसकी जमींदारी छिन जाएगी। कितना फिक्स किया बच्चों, ये आप देख लो, ये लगान कितना फिक्स्ड किया। तो जमींदार और कंपनी के बीच जो लगान फिक्स्ड किया गया बच्चों, 1/10/11 भाग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ले लेती थी, 1/11 भाग यह जमींदार के पास रहेगा। तो इस तरह से यह फिक्स्ड किया गया। अब अगर इसका बेस ईयर माना जाए तो बेस ईयर 1791 को रखा गया था, 1791 को बेस ईयर माना गया था, 1791 को आधार वर्ष माना गया। इस वर्ष उस जमींदारी में जितना पैदा हुआ था उसी को बेस ईयर माना गया था। मान लीजिए एक जमींदारी में उस वर्ष 500 क्विंटल 500 क्विंटल गेहूं चावल पैदा हुआ, इतना एक साल में इतना चावल पैदा हुआ, तो इसका 1011 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेगी और 111 ये जमींदार के पास रहेगा। अब आप देखिए, किसान मजदूर बन गया, किसान के पास कुछ भी नहीं रहा। यदि किसान जमींदार के खेतों पे काम करता तो जमींदार उसको कुछ खाने पीने के लिए छोड़ देता था, और यदि वह किसान जमींदार के खेतों पे काम नहीं करता तो जमींदार के पास अपनी बाउंसर्स होते थे। बाउंसर्स का मतलब लठबाज। जमींदार अपने बाउंसर्स को भेजकर किसान की हड्डी पसली तोड़वा देता था। तो या तो किसान हड्डी पसली तोड़वाए या फिर जमींदार की बात मानकर जितनी डिमांड जमींदार करे
उतना उसकी भरपाई करता जाए। तो बच्चों यही फिक्स्ड हुआ। अब मान लीजिए 1793 में लागू हुआ, 1793 में यह सिस्टम लागू हुआ, 1793 में इतना प्रोडक्शन पर लागू किया गया था। अब मान लीजिए 1796 में, इस वर्ष 5000 क्विंटल गेहूं चावल पैदा हो गया, तब क्या होगा जानते हैं? कंपनी से कोई मतलब नहीं था, जमींदार इसमें से केवल 500 पर, इतने पर 10-11 देगा, बाकी सब जमींदार रख लेगा। अब मान लीजिए 1797 में फ्लड आ गया, नील, कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, तब क्या होगा? तब जानते हैं क्या होगा? कंपनी से कोई मतलब नहीं था, नील होने पर भी जमींदार को 500 पर 10-11 ये कंपनी को देना ही देना है। यदि सूर्य छिपने तक नहीं दे पाएगा, मान लीजिए लास्ट डेट के सनसेट तक नहीं दे पाएगा, तो कंपनी उस जमींदार से जमींदारी छीन लेगा। तो इसीलिए इसको परमानेंट सेटलमेंट कहा गया था। 1791 को बेस माना गया। मान लीजिए जितना उस जमींदारी में 1791 में पैदा हुआ था, उसी पे लगान फिक्स कर दिया। अब आप देखिए, मान लीजिए 1793 में जिस साल लागू किया, उस साल इतना प्रोडक्शन हुआ, इतने पर इतना कंपनी को, इतना जमींदार का हो गया। इस साल मान लीजिए इतना पैदा हुआ, तो कंपनी से कोई मतलब नहीं था, कंपनी को केवल 500 पर इतना ही मिलेगा, बाकी सब जमींदार का हो जाएगा। मान लीजिए इस वर्ष नील, कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, लेकिन तब भी जमींदार को इतने पर इतना कंपनी को देना है। लास्ट डेट के सूर्य छिपने के पहले तक यदि जमींदार 500 पर, हालांकि हर एरिया का अलग अलग था, मैं एक एग्जांपल दिया हूं, अब केवल 500 ही नहीं था, उस क्षेत्र में 1791 में जितना पैदा हुआ था, उसी को बेस मानकर उसी पर फिक्स्ड कर दिया था। वो फिक्स्ड अमाउंट चेंज नहीं होता था, चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो, कम हो या ज्यादा हो, कंपनी से कोई मतलब नहीं था। यदि जमींदार फिक्स्ड अमाउंट कंपनी को लास्ट डेट के सूर्य छिपने के पहले तक जमा कर दिया, तो जमींदार बना रहेगा, और यदि वह जमा नहीं कर पाया तो उसकी जमींदारी छिन जाती थी, और फिर जमींदार को जेल में डाल दिया जाता था, उसको पनिशमेंट भी किया जाता था। तो बच्चों यह, इसको इसीलिए कहा गया है परमानेंट सेटलमेंट, कि एक बार लगान फिक्स्ड होने के बाद कंपनी से कोई मतलब नहीं था, जमींदार फिक्स्ड अमाउंट देता रहेगा। यही सोचकर कंपनी ने परमानेंट सेटलमेंट लागू किया कि कौन जाएगा किसानों से पंगा लेगा, किसानों से भीख मांगेगा, जमींदार को जमीन का मालिक बना दो, वो अपना किसानों से निपटेगा, और जमींदार से फिक्स्ड कर लो। तो जमींदार फिक्स्ड कर लिया, और फिर किसानों से वही टैकल करता था, कंपनी को बना बनाया मिल जाता था। तो यही परमानेंट सेटलमेंट बच्चों, जमींदारी प्रथा 20th सेंचुरी तक चला है। जब भारत फ्री हुआ है तब तक यही सिस्टम था, आपको शायद पता होगा। आज भी देखें, किसी किसी के पास 500 एकड़ जमीन है, किसी के पास 200 एकड़ जमीन है, किसी के पास 1000 एकड़ जमीन है। कारण जमींदारी सिस्टम की देन थी, क्योंकि सारी जमीनें उस क्षेत्र की उस जमींदार के अंडर में होता था। तो जमींदार राजा महाराजा से कम नहीं थे, राजा महाराजा तो रियासतों के मालिक थे, प्रांत के मालिक थे, लेकिन जमींदार एक क्षेत्र के मालिक थे। मान लीजिए एक जिले में 50 जमींदार हैं, 50 क्षेत्रों के अलग अलग जमींदार होते थे। तो जमींदार इसीलिए आज भी कुछ देखिए, किसी के पास 500, किसी के पास 1000 एकड़ जमीन है। लेकिन बच्चों इस सिस्टम में किसानों को सहना पड़ा, किसान बड़ी मुसीबत में रहा। इसमें सबसे फायदा किसको हुआ? जमींदारों को हुआ। ब्रिटिश कंपनी को ना तो फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, क्योंकि लगान फिक्स था, कंपनी को उतना मिलना ही मिलना था। जमींदार को फायदा हुआ जब ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता था। कभी कभी क्या हुआ कि देखिए, जो जमींदार पहले गांव में रहता था, इतना पैसा कमा गया कि वह शहर में चला गया, बड़ी बड़ी हवेलियों में रहने लगा। पहले जो जमींदार अपने गांव या आसपास क्षेत्रों का जमींदार था, वह कलेक्शन कर लेता था, खुद ही कलेक्शन करवाता था। बाद में इतने पैसे आ गए, शहर में जाके रहने लगा, खुद कलेक्शन नहीं करने आता, बल्कि अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजता कि जाओ लगान कलेक्ट करो। वह लगान कलेक्ट करता और लेकर चंपत हो जाता था। लगान कलेक्ट करने के बाद वह भाग जाता था। सो बच्चों, इस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह सिस्टम बनाया, लेकिन इसमें जमींदारों को बड़ा फायदा हुआ, खूब पैसे अर्न किए, सारी जमीन उनके नाम से। तो इस तरह से बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कुर्ग, कर्नाटक कुछ क्षेत्रों में यह सिस्टम था।
तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का यह सिस्टम सबसे फेमस है। चलिए आगे की तरफ ले चलते हैं। 1790 से 92 में थर्ड एंग्लो मैसूर वार लड़ा गया था, यानी तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध। तीसरा आंग्ला मैसूर युद्ध लड़ा गया था। हालांकि से लॉर्ड कॉर्नवालिस युद्ध के खिलाफ था, यह युद्ध के अगेंस्ट में था, अहस्तक्षेप की नीति एडॉप्ट किया था, नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी एडॉप्ट किया था, लेकिन विवश होकर इसको ये लड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि ट्रावंकोर के राजा धर्मराज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दोस्त था। ट्रावंकोर के राजा ने कुछ क्षेत्र डच से खरीदा था, उस डच से खरीदे हुए क्षेत्र की किलेबंदी करवा रहा था, जिसे जिसे टीपू सुल्तान अपने अंडर मानता था। टीपू सुल्तान ने ट्रावंकोर के राजा धर्मराज पर हमला कर दिया। इस बात का अंग्रेज बुरा मान गए, क्योंकि ट्रावंकोर का राजा ब्रिटिश कंपनी का दोस्त था, और यहां से लड़ाई स्टार्ट हो गई। हालांकि दुश्मनी तो पहले से ही थी, ऑलरेडी दुश्मनी थी। टीपू सुल्तान ने सेकेंड एंग्लो मैसूर वार के बाद जिन अंग्रेज अधिकारी कर्मचारी को अरेस्ट किया था, उनको रिलीज नहीं किया था, छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन छोड़ा नहीं था। और उधर दूसरी तरफ मराठे और टीपू सुल्तान में भी ठन गई थी, मराठा टीपू सुल्तान में ठन गई। अंग्रेजों ने मराठों का साथ दिया था, अंग्रेजों ने हैदर अली का साथ दिया, हैदर अली मराठों को अंग्रेजों ने अपनी तरफ कर लिया था, टीपू सुल्तान अकेला पड़ गया था। तो इस तरह से टीपू सुल्तान के खिलाफ थर्ड एंग्लो मैसूर वार। इमीडिएट कॉज क्या था इसका? तात्कालिक कारण यही था जो अभी आपको बताएं, कारण पहले से ही थे, लेकिन तात्कालिक कारण यही था कि टीपू सुल्तान, बच्चों टीपू सुल्तान अटैक्ड ऑन धर्मराज किंग ऑफ ट्रावंकोर। ट्रावंकोर के राजा पर धर्मराज ने अटैक कर दिया था। टीपू सुल्तान ट्रावंकोर के राजा धर्मराज पर आक्रमण कर दिया। क्यों आक्रमण किया? क्योंकि धर्मराज ने डचों से कुछ क्षेत्र खरीदा था, जिसको टीपू सुल्तान, मैसूर का सुल्तान टीपू सुल्तान उस क्षेत्र को अपने अधीन मानता था। तो जब टीपू सुल्तान ने धर्मराज पर अटैक कर दिया, तो धर्मराज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फ्रेंड बन चुका था। इस बात से कंपनी बुरा मान गई, और फिर कंपनी ने टीपू सुल्तान पर अटैक कर दिया। धर्मराज यानी ट्रावंकोर का राजा, ये सब इकट्ठा हो गए। मराठा, हैदराबाद का निजाम, ट्रावंकोर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब इकट्ठा होकर टीपू सुल्तान के खिलाफ लड़े थे। और बच्चों टीपू सुल्तान हार गया था, टीपू सुल्तान बुरी तरह से हार गया था। इस लड़ाई में टीपू बुरी तरह से हारने के बाद एक समझौता करा 1792 में, द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टम। श्रीरंगपट्टम की संधि, श्रीरंगपट्टम यह टीपू सुल्तान की कैपिटल थी, यह टीपू सुल्तान की राजधानी थी बच्चे। तो श्रीरंगपट्टम की संधि कर लिया, और इस संधि के द्वारा टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारा क्षेत्र मैसूर का दे दिया था, बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड टीपू सुल्तान। बच्चे 1792 में श्रीरंगपट्टम की संधि टीपू सुल्तान के लिए बड़ी ही अपमानजनक संधि थी। टीपू सुल्तान ने मैसूर का काफी क्षेत्र ब्रिटिश कंपनी को दे दिया था, यह एक अपमानजनक शर्त थी। ब्रिटिश कंपनी की फोर्सेस टीपू सुल्तान को उसकी कैपिटल श्रीरंगपट्टम में हराया। अब टीपू हारा क्यों? क्योंकि अकेला पड़ गया। मराठी कंपनी का साथ दे रहे थे, हैदराबाद का निजाम कंपनी का साथ दे रहा था, ट्रावंकोर का राजा उसका फ्रेंड ही था।
इन सब ने कंबाइंड रूप से इकट्ठा होकर टीपू सुल्तान को हराया और टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टम में बुरी तरह से हराया। टीपू सुल्तान के दो बेटों को बंधक बना लिया गया था और टीपू सुल्तान पर युद्ध के मुआवजे भी मांग किया था कि तुम पहले युद्ध का मुआवजा दो, इन क्षेत्रों को दो। आधा मैसूर अपना टीपू सुल्तान ब्रिटिश कंपनी को दे दिया। ब्रिटिश कंपनी ने कुछ पार्ट जो था मराठों को दे दिया, कुछ निजाम को दे दिया और काफी बड़ा पोर्शन अपने अंडर में रखा। जो मराठों के साइड में था उसको मराठों को दे दिया, जो निजाम के साइड था हैदराबाद के साइड में उसको हैदराबाद को दे दिया और बाकी के क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। टीपू सुल्तान इस हार के बाद फ्रांसीसियों से पत्र व्यवहार करने लगा। फ्रांसीसियों से बच्चों पत्र व्यवहार करने लगा था, यानी कॉरेस्पॉन्डेंस करने लगा था। फ्रेंच किंग नेपोलियन बोनापार्ट से पत्र व्यवहार करने लगा था। तो आई थिंक आपको ये बेहतरीन तरीके से आ गया होगा समझ में। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस वापस चला गया। बच्चों एक बार और आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1805 में लॉर्ड कॉर्नवालिस दोबारा आया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल है जो दो बार आया था। फर्स्ट टाइम 1786 से 1793 में, दोबारा 1805 में आया और इंडिया में उसका देहांत हो गया था। पहला ऐसा गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस जो दो बार आया। सेकेंड टर्म 1805 में जब आया तो उसका इंडिया में देहांत हो गया था। सेकेंड टर्म में उसने कुछ कर नहीं पाया था। तो इस तरह से लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में वापस चला गया। यही एकमात्र लड़ाई उसके शासनकाल में हुआ था। चूंकि टीपू सुल्तान के अगेंस्ट इसलिए लड़ा क्योंकि टीपू सुल्तान उसके फ्रेंड स्टेट धर्मराज ट्रावंकोर के राजा पर आक्रमण कर दिया था, जिसकी मदद के लिए कंपनी को जाना पड़ा। इसलिए ये लड़ाई हुई। ब्रिटिश कंपनी ने टीपू सुल्तान को बुरी तरह से हराया। आधा मैसूर स्टेट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने छीन लिया था। तो इस तरह से यह बड़ी अपमानजनक सन थी, जिसके बाद टीपू सुल्तान नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के किंग से कॉरेस्पॉन्डेंस करने लगा और नेपोलियन बोनापार्ट ने उसको प्रॉमिस किया था कि वह भारत पर आए, अटैक करेगा, अंग्रेजों को मार भगाएगा, टीपू सुल्तान को हिंदुस्तान का सुल्तान बनाएगा। बट ऐसा हो नहीं पाया और उसके पहले एक लड़ाई हो गई, आगे आपको बताएंगे। ठीक है,